Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारी यूनिट है इंटरफेरेंस व्यतिकरण। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं, पतली फिल्मों व्यतिकरण और भी अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब व्यतिकरण की घटना होती है तो पर्दे पर कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उसे हम चमकीली फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, और जहाँ पर तीव्रता कम प्राप्त होती है उसे हम कम कह सकते हैं, या नगण्य बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ पर उसे हम अदीप्त फ्रिंज या डार्क फ्रिंज कहते हैं। प्रदीप्त फ्रिंज है उनको चमकीली फ्रिंजें भी कहा जाता है, और अदीप्त फ्रिंज है उनको डार्क फ्रिंजें भी कहा जाता है। अब ये जो फ्रिंजें होती हैं ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? क्या ये स्रोत और पर्दे के बीच की डिस्टेंस पर निर्भर करती हैं? क्या ये दो स्लिट के मध्य की दूरी पर निर्भर करती हैं? या केंद्रीय उच्चिष्ट जो आपका होता है या केंद्रीय फ्रिंज जो आपकी बनती है उससे ये क्या किस प्रकार से डिफरेंस रखती है? और इन फ्रिंजों में जो आपस की जो चौड़ाई है क्या वो सेम रहती है या चेंज होती है? इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, और इसके साथ साथ प्रकाश की वेवलेंथ के साथ क्या संबंध है इसका, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? दो क्रमागत चमकीली यानी क्रम से आने वाली दो चमकीली फ्रिंजें हों या दो काली फ्रिंजें हों, अदीप्त फ्रिंजें हों, उनके बीच की दूरी जो है उसे फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई कहा जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक डायग्राम की। तो यह आपके पास एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें यहाँ पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S हमने लिया है, उससे यहाँ पर दो स्लिट हैं S1 S2, और यहाँ पर तरंगाग्र विभाजन विधि द्वारा दो प्रकाश स्रोत प्राप्त होते हैं S1 S2 स्लिट के माध्यम से। यहाँ से ये प्रकाश किरणें चलती हैं और ये आपस में व्यतिकरण की घटना द्वारा पर्दे पर P पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है कि जो प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो बनने की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिलाते हैं कि डायरेक्ट ये L1 पॉइंट पे जाती है और यहाँ से L2 पॉइंट पे जाती है, और इसके साथ साथ वो सेंटर से बिल्कुल पॉइंट है O पॉइंट है, ये केंद्रीय फ्रिंज का पॉइंट है। दोनों जो स्लिट हैं उनके मध्य की दूरी जो है वो है D, स्मॉल d, और सेंटर से हो जाएगी D/2 और D/2। स्लिट से यानी कि यहाँ से और पर्दे, आप इसे प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं, जो स्लिट्स हैं S1 S2 वहाँ से द्वितीय प्रकाश स्रोत भी हैं वो। तो यहाँ से जो पर्दे की दूरी है वो कैपिटल D है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पर्दे की दूरी कैपिटल D होती है और दो प्रकाश स्रोत या स्लिट के मध्य की दूरी स्मॉल d होती है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर यहाँ से S2 से डायरेक्ट L2 पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन मिलाया जो D के बराबर है। उसी प्रकार S1 से L1 तक की जो डॉटेड लाइन है वो भी कैपिटल D के बराबर है, और इसके साथ साथ इस सेंटर O से और ये P पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पर है, ये x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर ये यहाँ पर जो लिखा गया है। तो हमें L1 से अगर P की डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे? L1 से P की डिस्टेंस है वो हो जाएगी x - D/2, क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेके और P तक की दूरी x है और इतनी है D/2, तो ये इसमें से घटा देंगे तो x - D/2 आ जाएगी। फिर हमें ज्ञात करनी है L2 से P तक की डिस्टेंस, तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की तो x है और आगे है D/2, यानी क्या हो जाएगी x + k D/2। हमें क्या ज्ञात करना होगा? हमें पहले इनमें पथांतर ज्ञात करना होगा, पथ का अंतर ज्ञात करना होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक किरण S1P है जो P पॉइंट पे जाती है, एक किरण S2P है जो P पॉइंट पे जाती है, यानी हमें S2P ज़्यादा पथ है, S1P है वो पथ है कम, तो S2P - S1P हमें ज्ञात करना होगा। इसका अंतर वही होगा हमारा पथांतर। तो पहले हमें S1P भुजा ज्ञात करनी होगी, फिर हमें S2P भुजा ज्ञात करनी होगी, और इन दोनों का अंतर हम करेंगे। जैसे ही पथांतर हमारे पास आ जाएगा
फिर हम उसमें केंद्रीय अपनी जो चमकीली फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज है उनकी कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है जिससे समान दूरी पर दो कला संबंध स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे स्रोत जिनके मध्य समय के साथ जो उनका जो कलांतर है वो फिक्स रहे। S1 व S2 परस्पर d दूरी पर स्थित है, यानी दो कला संबंध स्रोत हैं S1 S2, जो स्लिट्स भी कह सकते हैं आप, स्लिट के ऊपर ही कला संबंध स्रोत हैं दो, जो आपस में स्मॉल d दूरी पर उपस्थित हैं। इनसे कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा उपस्थित है जिसका केंद्र क्या है? O है। इस केंद्र O से पर्दे पर x दूरी पर एक पॉइंट है P, जो हमने अभी डायग्राम में दिखाया। उस पर अपने को तीव्रता ज्ञात करने के लिए S1 और S2 से पहुंचने वाले किरणों में पथांतर ज्ञात करना अपने होगा, यानी मैंने अभी आपको बताया था S2P माइनस S1P हमें ज्ञात करना है। तो चित्र की ज्यामिति से आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा से आपको चित्र दिखाऊंगा कि ये वाला S1P ज्ञात करने के लिए हमें ये त्रिभुज काम में लेना पड़ेगा S1L1P, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार S2P ज्ञात करने के लिए मेरे को ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा जो कि S2L2P है, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं PL1 भुजा हमें पता है x माइनस d/2 है, S1L1 भुजा हमें पता है कैपिटल D है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम S1P ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से S2L2 जो है वो भी कैपिटल D है और PL2 जो है वो x प्लस d/2 है, यानी हम इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से S2P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज PS1L1 में पाइथागोरस प्रमेय से S1P यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आ जाएगा। तो S1P की स्क्वायर बराबर क्या होगा? S1L1 होल स्क्वायर प्लस PL1। S1L1 का मान कितना है? S1L1 का मान है D, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर D है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D स्क्वायर प्लस PL1 का मान था x माइनस d/2, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो S1P होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? यहाँ से मैं D स्क्वायर है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा D स्क्वायर बाहर 1 प्लस के x माइनस d/2 की होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा D स्क्वायर। इसके बाद आप देखें कि इससे हम क्या करेंगे? अंडर रूट हम लगाएंगे, यानी कि S1P हमें निकालना है, तो जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो D स्क्वायर से तो D रह जाएगा 1 प्लस x माइनस d/2 अपॉन D स्क्वायर की होल स्क्वायर, इसके ब्रैकेट में यानी ऊपर लग जाएगा 1/2 यानी कि अंडर रूट। अब जैसे इसके ऊपर 1/2 लग गया तो ये 1 प्लस x की पावर n की तरह ये बन गया, जो द्विपद प्रमेय से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे 1 प्लस x की पावर n, तो हमें दो ही पद लेने हैं 1 प्लस nx, आगे भी होता है n माइनस 1x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से आगे चलता रहता है, लेकिन हमें मोस्टली केस में दो ही पद लेने होते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा पदों की बात करते हैं तो वो संख्याएं छोटी होती जाती हैं और हमें उनको नगण्य लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हमने लगाई द्विपद प्रमेय तो S1P बराबर क्या आया? यहाँ पे तो D आ जाएगा, 1 प्लस के nx होगा, 1 प्लस होगा nx और n की जगह क्या है? 1/2, तो यहाँ पे 1/2 नीचे आ जाएगी, यानी 2 आ गया नीचे, इसमें 2 नहीं था, D स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा x माइनस d/2 की स्क्वायर, ये तो सेम टू सेम रह गया। अब हम क्या करेंगे? S1P बराबर क्या आएगा? ये D का अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 1 की जगह आ जाएगा D प्लस यहाँ पे D स्क्वायर जो है वो एक D क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में D आएगा, तो आएगा S1P बराबर D प्लस x माइनस d/2 अपॉन 2D, समीकरण नंबर 1, ये आ गया S1P का मान। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे समकोण त्रिभुज PS2L2 में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, तो S2P स्क्वायर बराबर S2L2 स्क्वायर प्लस L2P स्क्वायर। तो S2L2 इस प्रकार से था, ये यहाँ पे था आपका S2, यहाँ पे था P, यहाँ पे था L2, तो ये कितनी थी? S2L2 D स्क्वायर थी कैपिटल D, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस ये थी x प्लस d/2, तो इसका हो गया x प्लस d/2 की होल स्क्वायर। अब वही तरीका रहेगा, D स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस x प्लस स्मॉल d/2 की होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर। यहीं पे वही द्विपद प्रमेय लगानी है, यानी पहले हम इसका अंडर रूट कर लेते हैं इधर, तो इससे हमें क्या होगा? 1 प्लस x की पावर n वाली फॉर्म बन जाएगी। तो S2P बराबर क्या आएगा? D
अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगी, प्लस 1 प्लस एक्स प्लस के डी बटे 2 की होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की 1/2। अब इसमें लगाएंगे द्विपद पर में 1 प्लस एक्स की पावर n, वही 2 स्टेप लेने हैं। 1 प्लस एन एक्स, तो s2p बराबर क्या आएगा डी 1 प्लस एक्स प्लस डी बटे 2 अपॉन 2 डी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पद। अब आप इसमें देखें डी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डी आ जाएगा, ये एक क्रॉस जो हो जाएगा डी से, तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 2 s2p बराबर डी प्लस एक्स प्लस डी बटे 2 की होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब मैंने आपको बताया था कि हमें पदांतर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, s2p माइनस s1p, क्योंकि s2p का मान ज़्यादा है, उस पथ का मान ज़्यादा है और s1p पथ है वो कम है, तो दो पथों का अंतर ही पथांतर होता है जिस पथ पे प्रकाश किरण गमन करती है। तो समीकरण 2 अपने पास ये रही, डी प्लस एक्स प्लस डी बटे 2 के होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस के, माइनस हो जाएगा घटाना है, और समीकरण 1 आ जाएगी यहाँ पर डी माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो बाहर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, डी माइनस के एक्स माइनस डी बटे 2 के होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब आप देखेंगे कि ये डी से तो डी क्रॉस हो ही जाएगा। अब मैं इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगाऊंगा और इसमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये कट जाएंगे। यहाँ डी स्क्वायर बटे 4 बनेगा प्लस का, यहाँ भी डी स्क्वायर बटे 4 बनेगा प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी क्रॉस हो जाएंगे। बचेंगे क्या, यहाँ फिर आएगा, यहाँ पे देखो 2ab होता है तो यहाँ पे आएगा xd, क्योंकि 2 तो इसमें बटे में है, xd, और यहाँ पर भी आएगा माइनस का xd, और बाहर माइनस है तो क्या आएगा प्लस का xd, तो क्या हो जाएगा 2xd हो जाएगा, और बटे में 2d है ही, तो यहाँ पे 2 से 2 क्रॉस हो गया, xd बटे क्या आया कैपिटल D, तो ये आ गया पथांतर s2p माइनस s1p बराबर xd अपॉन d। अब इसमें अपने कंडीशन लगानी है चमकीली यानी दीप्त फ्रिंजों के लिए और डार्क यानी अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि जब चमकीली फ्रिंजों की बात आएगी तो ये पथांतर जो है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगर इस कंडीशन पे ये संबंध संतुष्ट होता है तो हमें चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इसके लिए हम मानेंगे कि एक हमारी एनवी फ्रिंज है किसी एन पॉइंट पर और एक उससे आगे या पीछे हम लेंगे तो उन दोनों का अंतर करेंगे, तब हम क्या करेंगे फ्रिंज चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। जब पदांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो तो पी पर चमकीली फ्रिंज अपने पास बनेगी, इसलिए पी पर एनवी फ्रिंज के लिए एनवी दीप्त यानी चमकीली फ्रिंज के लिए x बराबर क्या लेना होगा xn, क्योंकि एनवे पॉइंट की बात हो रही है। तो जो x d अपॉन डी था वहाँ पे क्या जाएगा xn d अपॉन डी बराबर क्या जाएगा n लैम्डा, क्योंकि एनवी फ्रिंज है और ये पूर्ण गुणज है लैम्डा का, n का मान 1 रखूंगा तो आ जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो यहाँ से xn का मान निकाला, xn बराबर क्या आया n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो xn है वो लैम्डा के समानुपाती है, कैपिटल D के समानुपाती है और दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आता है। अब अगर हमें फ्रिंज चौड़ाई इनसे ज्ञात करनी है यानी दो चमकीली क्रमागत दो चमकीली फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई अगर हम ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा, एक हमारा n+1वां पॉइंट होगा और एक उससे नीचे वाला nवां पॉइंट होगा, बीच में एक डार्क होगी, ये चमकीली है ये भी चमकीली है, तो इन दो क्रमागत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इनका अंतर करना होगा, यानी xn+1 माइनस xn करना होगा। तो xn+1 माइनस xn, अब आप देख सकते हैं कि xn+1 का मान कितना है, जहाँ n है वहाँ पे n+1 कर दो, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और यहाँ से सोल्व करने के बाद आ जाएगा बीटा बराबर लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आया ये कंप्यूटेशन की दृष्टि से भी, 12th क्लास में भी इसको पढ़ा था, यानी कि जो फ्रिंज चौड़ाई है उसे बीटा से हमने डिनोट किया, वो प्रकाश की वेवलेंथ के समानुपाती है। अगर प्रकाश की वेवलेंथ बढ़ती है तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई यानी उसके संगत फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी, अगर पर्दे और स्रोत के मध्य की दूरी बढ़ती है तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दो प्रकाश स्रोतों के मध्य की यानी कि जो स्लिट्स कहें या प्रकाश स्रोत कहें उनके मध्य की दूरी स्मॉल d अगर बढ़ती है तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई n पर निर्भर नहीं करती, यानी क्रमांक जो है पहली फ्रिंज दूसरी फ्रिंज तीसरी फ्रिंज क्रमागत फ्रिंजें जो है उन पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब सभी फ्रिंज चौड़ाई हैं सभी फ्रिंजें हैं वो समान चौड़ाई की होती हैं, यानी इनका जो गैपिंग है सबका बराबर होता है। फिर आता है अपना
अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जो पथांतर है वो λ/2 का विषम गुणज होगा, यानी विनाशी व्यतिकरण के कारण ये बनेंगी, और दीप्त फ्रिंज है वो संपोषी व्यतिकरण के कारण बनती हैं। तो P पर NV अदीप्त फ्रिंज के लिए हमें क्या लेना होगा, x बराबर xn डैश हमने मान लिया, क्योंकि xn तो चमकीली के लिए है, तो काली के लिए हम xn डैश मान लेते हैं। पथांतर अपना था S2P माइनस S1P बराबर xn डैश स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और ये पथांतर किसके बराबर होना चाहिए, विषम गुणज, λ/2 का विषम गुणज, यानी 2n+1। अगर n का मान 0 रखोगे तो λ/2 आएगा, 1 रखोगे तो 3 λ/2 आएगा, 2 रखोगे तो 5 λ/2 आएगा, यानी विषम गुणज होता रहता है। तो xn डैश बराबर क्या आएगा, 2n+1 d λ/2d, और फ्रिंज चौड़ाई क्या आ जाएगी, बीटा डैश हम कह देंगे अदीप्त के लिए, तो x डैश n+1 माइनस x डैश n, और इसका अंतर करोगे तो सेम आएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी कि चाहे बीटा हो या बीटा डैश हो, दोनों के लिए ही जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या होती है, लैम्डा के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिंज चौड़ाई प्रकाश की वेवलेंथ के समानुपाती होती है, और प्रकाश के लिए जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, एक वर्णीय प्रकाश में बात करें, एक कलर के लिए जैसे रेड है, येलो है, ब्लू है या बैंगनी है, तो लाल रंग के लिए प्रकाश की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा होती है, यानी नीले रंग की जो वेवलेंथ है वो रेड कलर से कम होती है, इसलिए उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होती है, कम होती है। फ्रिंज चौड़ाई स्रोतों के मध्य दूरी स्मॉल d के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः स्रोत जितने अधिक निकट होंगे फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी स्रोतों के मध्य की दूरी जितनी कम होगी फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।